नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज भारत का ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट तेजी से बदल रहा है। जहां एक तरफ इंटरनेशनल ब्रांड्स का दबदबा लंबे समय तक रहा, वहीं अब देसी और होम ग्रोन ब्रांड्स भी अपनी दमदार पहचान बना रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है रिकोड स्टूडियोज, जिसने बेहद कम समय में अफोर्डेबल, हाई परफॉर्मेंस और टॉक्सिन फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दम पर युवाओं और मास कंज्यूमर्स के बीच मजबूत जगह बनाई है। इनकी सफलता के पीछे सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्मार्ट स्केलिंग की भी एक प्रेरणादायक कहानी है। और खास बात यह है कि रिकोड स्टूडियोज की जर्नी बेहद रिमार्केबल रही है। स्टार्टअप से आईपीओ तक का सफर कंपनी ने 8 साल से भी कम समय में तय किया, जो आज के नए एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग फाउंडर्स के लिए काफी मोटिवेशनल स्टोरी बन चुका है। यही वजह है कि हमने आज इनके फाउंडर्स को शो में आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज बंसल, को फाउंडर रिकोड स्टूडियोज के। धीरज, हाय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर योर इनवाइट। थैंक यू। धीरज, इंडिया में अफोर्डेबल ब्यूटी मार्केट कितना बड़ा देख रहे हैं आप, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसी है? इंडिया में जो ब्यूटी सेगमेंट है, कलर कॉस्मेटिक्स में, इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। इसमें बहुत पोटेंशियल है। जो हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल है 2028 तक, इट विल बी अराउंड 28 to 29 बिलियन डॉलर का मार्केट। तो इसमें एवरीडे न्यू कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के मार्केट में। इंडीड धीरज जी। अच्छा, रिकोड ने इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर लिया, इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? क्या प्राइसिंग ने कहीं ना कहीं ये रोल अदा किया है, या फिर आपके प्रोडक्ट्स बहुत इनोवेटिव हैं? इसके पीछे का क्रेडिट किसको देंगे आप, धीरज? मैम, इसमें दोनों ही चीजें हैं। देयर वाज अ ह्यूज गैप जो हमने 2018 में फाइंड किया, दैट इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स आर एक्सपेंसिव और इंडियंस की जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी इज नॉट एट पार विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स। सो वी फाउंड दैट गैप। तो वहां पे हमने अपना प्राइस पॉइंट इंडियन ब्रांड जैसा रखा, बट वी गिवन द इंटरनेशनल क्वालिटी। तो वहां से वी स्टार्टेड गेटिंग द कस्टमर्स एंड वहां से हमारा एकदम से अट्रैक्शन आना शुरू हुआ। आफ्टर पहले जो कस्टमर्स उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, तो उसके बाद हमारा वर्ड ऑफ माउथ हुआ एंड दे कीप कमिंग बैक टू अस। लेकिन धीरज, ये स्पेस आपको क्राउडेड नहीं लगता? बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं स्पेस में और नई नई ब्रांड्स आते जाते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स का जिक्र कर ही लिया आपने, और आपकी भी स्पेस में सेगमेंट में बात करूं तो काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं जो इस मार्केट में है। तो आपने रिकोड को कैसे इन सबसे अलग किया है? मैम, रिकोड को जो सबसे अलग किया है, जैसे मैंने पहले बताया, दैट वी आर अफोर्डेबल लग्जरी, वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनी इंडियन ब्रांड, वी आर पोजीशन अवरसेल्व्स विद, हमने इंटरनेशनल ब्रांड के सामने अपने आप को पोजीशन किया है। और हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास इतने जो जेनजी है, हमारे पास यंगेस्ट नेशन है दुनिया में, तो हमारे पास एवरी डे कस्टमर इंडिया में साथ जुड़ रहा है। एवरी डे देयर इज अ न्यू कस्टमर। कॉलेज से स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज से बाद में एक लड़की ने ब्राइड भी बनना है, तो कस्टमर तो ये एक्सप्लोड हो रही है। ब्यूटी है। नहीं धीरज, मेरा सवाल आप देखिए, क्योंकि ऑलरेडी है, जैसे अगर मैं नाम लूं, इनसाइट्स है, स्विस ब्यूटी है, तो लोग रिकोड को ही क्यों चुने? क्या आपके प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री हैं, एनिमल सेफ्टी उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप? रिकोड लोगों की चॉइस क्यों हो? Our products are not tested on animals. तो product की जो हमारी बेसिकली क्वालिटी है, दैट इज एट पार विद इंटरनेशनल ब्रांड। आई कांट नेम एनी ब्रांड। वी आर, जैसे पहले बताया, वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनी इंडियन ब्रांड। तो हम इंडियन ब्रांड से कंपीट नहीं करते। हमारी क्वालिटी इज एट पार विद एनी इंटरनेशनल ब्रांड्स। लाइक हम थर्ड पार्टी लेबलिंग कराते हैं, तो आवर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम ऑल द ब्रांड्स जहां से इंटरनेशनल ब्रांड्स बनते हैं। जो हमारा प्राइस पॉइंट है, प्राइस पॉइंट हमारे जो कस्टमर है उनके लिए अफोर्डेबल है। वी आर अफोर्डेबल लग्जरी।
अफोर्डेबल लग्जरी, ठीक है, ये आपका यूएसपी है। अच्छा धीरज जी, या अभी आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, जब अफोर्डेबल मार्केट में होते हैं तो मार्जिन सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल लगता है और उसके साथ ही स्केल करना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, ये कितना मुश्किल है और क्या आप इसे इजीली अचीव कर रहे हैं? इजीली ऑन ग्राउंड तो इजीली नहीं है, लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इट लुक्स इजीली। हमारी टीम की फीट ऑन ग्राउंड है। वी आर नॉट सेलिंग ओनली डिजिटली। हमारा कोई ऐसा नहीं है भी हम वी आर ओनली यूजिंग मेटा और गूगल। हमारी 40 से 50 बंदों की टीम है जो ऑफलाइन में मार्केटिंग करती है इन ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, विद ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप अकेडमीज, मेकअप आर्टिस्ट। तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स ट्राई करवाते हैं, बिकॉज जो कलर कॉस्मेटिक इट इज टच एंड फील। तो हम अपने प्रोडक्ट्स पहले लोगों को ट्राई करवाते हैं, अपने कस्टमर्स को, एंड देन दे बाय बाय आवर प्रोडक्ट्स। हम्म। तो अभी आपने कहा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रेजेंस रखते हैं, तो धीरज कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए मिक्स कितना ज़रूरी लगता है आपको इस मार्केट में? आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन भी उतनी ही हो जितनी ऑफलाइन हो? Well, color cosmetics is very tricky to sell online. हम्म। Like foundation, each and every person का अपना स्किन टोन है, तो जो फाउंडेशन की स्किन टोन है ऑन द फर्स्ट टाइम अगर किसी ने खरीदना है तो दे हैव टू बाय इट ऑफलाइन ओनली। बाद में उनको रिकोड का या किसी और ब्रांड का शेड पसंद आता है तो दे कैन बाय ऑनलाइन। बट पहले तो अगर आपको कोई भी लिपस्टिक है, लिपस्टिक का कलर आपने अपने किसी आपको अपनी पसंद का चाहिए, कौन सा लिपस्टिक है, मान लो रेड है, रेड में 5 तरह के अंदर टोन आएंगी। तो एक बार तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने कलर कॉस्मेटिक्स को प्रॉफिटेबली स्केल करना है तो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस कहाँ से मिल रहा है धीरज जी आपको? ऑफलाइन प्रेजेंस से मिल रहा है या फिर ऑनलाइन में भी अभी भी डिमांड ज़्यादा स्ट्रांग है? मैम करंटली वी आर डूइंग 40% ऑफलाइन एंड 60% ऑनलाइन, एंड हम्म। दिस ट्रेजेक्टरी विल फॉलो इन कमिंग इयर्स आल्सो। तो हमारा जो भी जो चल रहा है तो इसी ट्रेजेक्टरी से चल रहे हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में भी। अच्छा धीरज जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप हाल ही में लिस्ट हुए हैं। और थैंक यू। लिस्टिंग के बाद की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पूरे मार्केट को लेकर? और थोड़ा नंबर्स पे और चर्चा करना चाहूँगी। अभी रेवेन्यू क्या है आपका, एबिटा क्या है, प्रॉफिट्स के आंकड़े कैसे हैं? मैम जो हमारा है अभी रिक्रूट करंटली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में अवेलेबल है, बट वी आर नॉट अवेलेबल इन मॉडर्न ट्रेड। जैसे हमारे शॉपिंग मॉल्स आ गए या हमारे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स आ गए शॉपिंग मॉल्स में, तो वहां पे हम इमीडिएटली अपनी प्रेजेंस करनी शुरू करेंगे। रिगार्डिंग द नंबर्स, ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस आई एम अनेबल टू अनाउंस द नंबर्स। नंबर मैं नहीं बता सकता। तो नंबर्स व्हाट आई कैन से दैट वी विल फॉलो द सेम ट्रैजेक्टरी व्हिच वी हैव फॉलोड इन द पास्ट। आप थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं धीरज जी। जेंजी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी जल्दी बदलते रहते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन का कितना बड़ा रोल है और कैसे इसे आप अचीव करते हैं? जेनजी में जो जो ट्रेंड्स हैं, बेसिकली ट्रेंड चेंज ज्यादा होते हैं स्किन में। कलर कॉस्मेटिक्स में लाइक ब्लैक का जो है उसमें उसमें ट्रेंड कोई चेंज नहीं होगा। लाइक फाउंडेशन है, वन इज मैट एंड वन इज ब्लू। तो उसमें भी एज सच कलर कॉस्मेटिक्स में इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज होते लगा। लाइक स्किन केयर में एवरी 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 टाइम यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट। तो स्किन केयर में आपने कस्टमर को अपने को सेटिस्फाई करना है पहली ही बार में, व्हेन दे बाय फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन, योर क्वालिटी एंड योर प्राइस पॉइंट। तो कस्टमर आपका लॉयल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मंथ ऑन मंथ पे रिक्रूट का वेबसाइट पे वी हैव 40% का रिटेंशन। तो अच्छा। इसमें ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। जैसे कलर्स हैं हमारी, हमारे हमने रिसेंटली काजल लॉन्च किए हैं दैट ऑफ वेरियस कलर्स है, उसमें न्यूड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो वो ट्रेंड चलते हैं, लेकिन वो 6 या 8 महीने 1 साल बाद ट्रेंड बंद होते हैं। उसमें हमारी इनोवेशन, मेरी जो ऑफलाइन की टीम है, दे कीप गाइडिंग अस। लाइक हम कॉलेजेस में अभी एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां से हमें एंड कंज्यूमर से फीडबैक आता है दैट दिस प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द ब्रांड। और हमारी प्रॉपर खुद की स्टडी भी रहती है मार्केट में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से हमारी एनपीडी टीम लगातार वर्क करती रहती है। अच्छा धीरज जी, जो जिस तरीके से आप ऑफलाइन एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में कैसा रिस्पॉन्ड है अभी फिलहाल कंज्यूमर्स का? मैम बेसिकली हम टीयर 2 में को ही ज्यादा फोकस रखते हैं। टीयर टी में तो टीयर 1 में तो कोई भी ब्रांड बहुत जल्दी से ग्रो कर लेता है। वेदर रिकॉर्ड का तो चलो मॉडल ही प्रॉफिटेबल है, बंद करके कोई भी टीयर 1 में कर लेता है। टीयर 2 में नहीं मैनी सिटी इन इंडिया रिकॉर्ड इज अवेलेबल देयर। मान लो अगर मैं बोलूँ यूपी में बिजनौर है, जहाँ में अगरतला है, कोई नासिक है, कोल्हापुर, शोलापुर, साउथ इंडिया में आपका सेलम, मदुरई। तो ईच एंड एवरी पे जो सिटी टीयर 2 और टीयर 3 में रिकॉर्ड इज अवेलेबल देयर इन ऑफलाइन मार्केट। अच्छा धीरज जी, जिस तरीके से आपने स्केल किया, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नजर आया? सप्लाई चेन का या फिर प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्ट्स का, और उस चैलेंज को आपने कैसे केटर किया है?
यार सबसे पहला तो हमारा चैलेंज हमारा कैपिटल का ही था, बिकॉज़ वी वर फीचर्ड इन शार्क टैंक इन 2023। तो एट दैट टाइम वी हैवंट रिसीव्ड एनी फंडिंग, तो उसके बाद उसके बाहर आके कुछ एंजल्स ने हमें फंड्स दिए थे। तो वहाँ से हमारे पास स्केलेबिलिटी आई फॉर अ स्टार्टअप जिसने भी स्टार्ट करना है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। सबसे पहला हर्डल तो आपके पास कैपिटल का ही आएगा, जो हमें शुरू में फ़ील हुआ था हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज थी, तो तब हमारे एंजल्स ने हमारी बहुत हेल्प की एट दैट टाइम बाय फंडिंग टू आवर स्टार्टअप। तो उसके बिना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, तो आपके पास सोल्ड एक तरफ तो आप मेहनत करते हैं ब्रांड पे, और दूसरी तरफ आपके पास बिकॉज़ आपके पास नंबर इतना होता नहीं है बीइंग स्टार्टअप, तो आपके पास सोल्ड आउट होने की भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, अभी आप सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो उन उन सभी के ऊपर भी हमें बहुत वर्क करना पड़ा पास्ट में। अभी तो नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ रहा हमें, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी सेट अवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, अभी जो आपने आईपीओ से रकम जुटाए हैं वो कहाँ डिप्लॉय करेंगे धीरज जी? इसमें मैम एक तो हमारा लुधियाना में वेयर हाउस बनेगा, वर्ल्ड क्लास वेयर हाउस बनेगा, हम्म। फुली एंड इसमें तो थोड़ा पैसा हमारा मार्केटिंग में जाएगा, और बाकी का पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अच्छा, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है रिकॉर्ड के? मैं रिपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वी आर ऑन एसेट लाइट मॉडल, वी डू ओके। एंड ऑल अदर ब्रांड्स इन ऑल वर्ल्ड डू, हम्म। वी थर्ड पार्टी डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर 3 से 5 साल में अगर मैं विजन पूछूं रिकॉर्ड का, तो वो क्या होगा धीरज जी? कहाँ देख रहे हैं आप रिकॉर्ड को अगले 5 सालों में? मैं 5 साल में अगर जो मेरी पुरानी ट्रैजेक्टरी है इसी को अगर मैं ऐसे 1.5x ही ग्रो करता रहता हूँ और रहूँगा, तो यू कैन फाइंड द नंबर, बिकॉज़ एज़ पर माय एडवाइजर्स आई एम अनएबल टू टेल द नंबर। ओके धीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही नई कामयाबी को हासिल करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। चलिए, अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए, अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग की वेंचर्स इन्वेस्टमेंट आर्म विप्रो कंज्यूमर केयर वेंचर ने मॉइस्वाई में निवेश किया है। ये निवेश सीरीज फूड्स के पैन एशियन फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड मॉइस्वाई में किया गया है। हालांकि निवेश की रकम का खुलासा नहीं किया गया है। इस फंडिंग राउंड में GVFL ने भी भाग लिया। मॉइस्वाई इस फंड का इस्तेमाल मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत करने, नए फ्लेवर्स के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने और ब्रांड बिल्डिंग पर करेगा। साल 2021 में देव मुखर्जी ने शुरू किए मॉइस्वाई 32 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में सॉस, चिली ऑयल्स, नूडल्स, राइस पेपर्स, रेडी टू ईट करीज, बोबा ड्रिंक्स और माचा पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। टॉय सब्सक्रिप्शन एंड सर्कुलर प्ले प्लेटफॉर्म द एलिफेंट ने अपनी प्री सीरीज फंडिंग राउंड में $1 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को ग्रोथ सेंस वेंचर फंड ने लीड किया है। इसके अलावा JIIF, एरियन कैपिटल और कई एंजल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें भाग लिया। सौरभ जैन और सृष्टि जैन का ये स्टार्टअप एक मोबाइल ऐप बेस्ड टॉय लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है। यहाँ परिवार 90 से ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स के क्यूरेटेड टॉयज और बुक्स को सब्सक्रिप्शन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक इस्तेमाल के बाद टॉयज वापस कर सकते हैं और उनकी जगह नए टॉय या बुक ले सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है। फिलहाल द एलिफेंट अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के जरिए 1000 से ज़्यादा टॉयज और बुक्स तक पहुंच उपलब्ध कराता है। कंपनी एक नई फंडिंग का इस्तेमाल ऑपरेशंस के विस्तार और भारत की तेजी से बढ़ते पेरेंटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करेगी। सेमीकंडक्टर स्टार्टअप हार्डवेयर ने सीरीज A फंडिंग राउंड में $13 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को आइडिया स्प्रिंग कैपिटल ने लीड किया, जबकि सिंगुलैरिटी AMC, अवतार ग्रोथ कैपिटल और मौजूदा निवेशक परसिस्टेंट सिस्टम्स ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी इस निवेश का इस्तेमाल अपने AI नेटिव सिस्टम ऑन चिप प्रोडक्ट्स के विकास को तेज करने और ग्लोबल मार्केट्स में कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए करेगी। राममूर्ति शिव कुमार ने शुरू किया हार्डवेयर, एज कंप्यूटिंग और फिजिकल AI एप्लीकेशंस के लिए AI नेटिव सेमीकंडक्टर चिप्स डेवलप करता है।
कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, इंडस्ट्रियल सिस्टम और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स के लिए पर्पस बिल्ट चिप्स तैयार करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म मेकर ने अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 67 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को अवाना कैपिटल ने लीड किया है, साथ ही टाइटन कैपिटल विनर्स फंड ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल R&D, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोप्राइटरी टूलिंग और सप्लायर लोकलाइजेशन में निवेश बढ़ाने के लिए करेगी। इसके अलावा फंड का एक हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन बढ़ाने, क्वालिटी सिस्टम को मजबूत करने और ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। साल 2022 में आनंद यादव और गौरांग कुच्चल ने शुरू की मेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। यहाँ इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, बॉडी वेइंग स्केल, वैक्यूम क्लीनर, टायर इन्फ्लेटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मेकर एक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है जो कंपनियों को सोर्सिंग, कंपोनेंट्स असेंबली और सप्लाई चेन को एंड टू एंड मैनेज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करता है। वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर दिल फूड्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 72 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड को बीकाजी फूड्स के फैमिली ऑफिस ने लीड किया, जबकि V3 वेंचर्स, MJV वेंचर्स और अल्ट्रिया कैपिटल ने भी इसमें भाग लिया। इस नई पूंजी का इस्तेमाल टियर 1, टियर 2 शहरों में विस्तार, नए रीजनल क्यूजीन्स लॉन्च करने और अपने बैकएंड प्रोडक्शन तथा सप्लाई चेन को मजबूत करने में करेगा। फिलहाल दिल फूड्स भारत के 340 पिन कोड्स में ऑपरेट कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 28 तक 600 लोकेशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। दिल फूड्स खिचड़ी बार, बिहारी बोल, हाउस ऑफ आंध्रा जैसे 9 ब्रांड्स ऑपरेट करता है। कंपनी लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने ब्रांड्स के तहत खाना तैयार और डिलीवरी कराती है। इसके लिए स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अब तक हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद सहित 6 शहरों में 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट पार्टनर्स को जोड़ा है। AI स्टार्टअप एजेंटिक सिक्योरिटी ऑपरेशंस और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर फोकस करती एग्जाफोर्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $125 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड में हार्बर वेस्ट, पीक XV पार्टनर्स, मेफील्ड, खोसला वेंचर्स, सेलिगमन वेंचर्स और आइकॉनिक ने निवेश किया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने कोर प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में करेगी। इसमें मल्टी मॉडल AI और रियल टाइम नॉलेज ग्राफ जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा एग्जाफोर्स सिक्योरिटी टीम्स के लिए ऐसी कैपेबिलिटीज विकसित करना चाहती है जिसमें वो साइबर थ्रेट्स की इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन और रिस्पॉन्स को पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी बना सके। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।